5 मिनट में 25 बड़ी सुर्खियों के बाद अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ की। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पेश होने पे सस्पेंस, आज ही अदालत में पेश होनी है रिपोर्ट। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम पर सीबीआई का शिकंजा कसा, 9 जगहों पर छापेमारी। नौसेना को आज मिल रही है युद्धपोत सूरत और उदयगिरी की ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। LIC के IPO पर दिखा शेयर बाजार में गिरावट का प्रभाव, 9% नीचे गिरकर हुई लिस्टिंग। उत्तराखंड में फिर शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा, मौसम खराब होने पर यात्रा पर लगा था ब्रेक। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं अदिति, और सबसे पहले बात करते हैं देश की ताकत की। देखिए, समंदर की सरहदों को महफूज रखने के लिए आज हिंदुस्तान को लहरों के 2 नए योद्धा मिल रहे हैं। मुंबई में आज INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक तकनीक के साथ ही लैस हैं, और ये नौसेना के वो सिपह सालार हैं जिनका मुकाबला कोई भी दुश्मन नहीं कर सकता। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, इसको लॉन्च किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इन दोनों ही वॉरशिप्स को लॉन्च करने जा रहे हैं और देश की इस ताकत को बढ़ाने भी जा रहे हैं। साथियों, इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी को बधाई देता हूं और मैं सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन देते हुए आप सबके भविष्य के प्रयासों के सफलता के लिए अपने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो भारतीय नौसेना की ताकत में देखिए इजाफा होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री इसको लॉन्च करने जा रहे हैं और इससे तमाम जो दुश्मन हैं उनको अब खतरा होने वाला है, क्योंकि उन पर ये कमर कसेगा। बिल्कुल ठीक बात है। 2 वॉरशिप्स जो हैं से नौसेना में जुड़ गए हैं और राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी इसके लिए, सेना के प्रयासों को और आने वाले वक्त के लिए भी, कि आने वाले वक्त में नौसेना के साथ ये हथियार जो शामिल हो गया है इससे देश को बड़ा फायदा मिले। INS उदयगिरी फ्रिगेट कैटेगरी का युद्धपोत है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से इस युद्धपोत को दुश्मन पहचान नहीं पाता। तो भारतीय नौसेना की ताकत में आज और भी इजाफा होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी 17 मई को मुंबई के मझगांव डॉक्स, ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं, मझगांव डॉक्स से 2 नए विध्वंसक स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोतों को भारतीय नौसेना को समर्पित करने जा रहे हैं। तो अधिकारियों ने हालांकि ये भी कहा है कि ये युद्धपोतों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। रियर एडमिरल GK हरीश। तो जहाज सूरत, आपको बता दें, प्रोजेक्ट 15B कार्यक्रम के तहत बनने वाला चौथा और अंतिम विध्वंसक पोत है, जो रडार को चकमा देने के सिस्टम के साथ, तमाम खूबियों के साथ ये लैस होगा। और दूसरा पोत जो है वो उदयगिरी है, ये भी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के मझगांव डॉक्स की। समंदर में हिंदुस्तान का दम, लहरों को चीरते ताकतवर युद्धपोत, गहरे पानी में गोते लगाती पनडुब्बियां, जल से लेकर नभ तक मिसाइलों का पहरा। समंदर में हिंदुस्तान की ये वो ताकत है जिससे देश के दुश्मन घबराते हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत से चीन चारों खाने चित हो जाता है।
अब सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन चुके भारत को समंदर के 2 नए सिपह सलारों का साथ मिल गया है। डिस्ट्रॉयर सूरत और फ्रिगेट उदयगिरी अब अपनी पूरी ताकत के साथ लहरों के बीच उतर चुके हैं। इन दोनों को एक साथ लॉन्च करके नौसेना ने एक बार में ही ताकत के 2 पायदान पर छलांग लगा दी है। ये दोनों सिर्फ नौसेना की ताकत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी हैं। आज मुंबई का मझगांव डॉक्स लिमिटेड इन दोनों वॉरशिप की ताकत का गवाह बना है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हिंदुस्तान ने नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए कई अहम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है प्रोजेक्ट 15B। इस प्रोजेक्ट के तहत नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर बनाए जाते हैं। युद्धपोत सूरत को प्रोजेक्ट 15B के तहत ही बनाया गया है। मझगांव डॉक्स लिमिटेड में बना ये 4था डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। इस प्रोजेक्ट के तहत नवंबर 2021 में विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर नेवी में शामिल हुआ था। दूसरे डिस्ट्रॉयर मुरमुगांव का भी सी ट्रायल चल रहा है। तीसरा डिस्ट्रॉयर इम्फाल भी समंदर में लॉन्च हो चुका है और चौथा और आखिरी डिस्ट्रॉयर सूरत भी आज लॉन्च हो गया। आईएनएस सूरत उन तमाम खूबियों से लैस है जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। डिस्ट्रॉयर कैटेगरी का होने की वजह से ये युद्धपोत साइज में भी फ्रिगेट युद्धपोत से करीब 1.5 गुना बड़ा होता है। युद्धपोत सूरत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस डिस्ट्रॉयर है। दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते। सूरत से गाइडेड मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। रिवर्सिबल गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी से ये लहरों पर बेहद फुर्तीला है। इसकी लंबाई 163 मीटर है। इसका वजन 7,400 टन है। ये युद्धपोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर का महारथी है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में इसे कोई मात नहीं दे सकता। ये हमले के साथ साथ समंदर की सरहदों की रक्षा में भी अहम रोल निभाता है। जल तकनीक की वजह से इसे एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाता है जिसकी वजह से दुश्मन के युद्धपोत इसे पकड़ नहीं पाते। इस युद्धपोत में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इस युद्धपोत की ताकत को और बढ़ा देती हैं। युद्धपोत सूरत का निर्माण ब्लॉक कंस्ट्रक्शन तकनीक के आधार पर हुआ है। इसमें जहाज के 2 हिस्सों को अलग अलग तैयार किया जाता है। 2 युद्धपोत सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए होने वाले हैं क्योंकि इनके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो 75% भारत में ही बनाए गए हैं और मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। इनके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी वजह से दुश्मन के साथ लड़ाई करने में हमेशा भारत का पक्ष सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा। युद्धपोत सूरत का निर्माण ब्लॉक कंस्ट्रक्शन तकनीक के आधार पर हुआ है। इसमें जहाज के 2 हिस्सों को अलग अलग तैयार किया जाता है। बाद में दोनों हिस्सों को मझगांव डॉक्स लिमिटेड में जोड़ा गया है। लॉन्च होने के बाद इस युद्धपोत को बेहद मुश्किल समुद्री परीक्षण से गुजरना होगा। इस दौरान हर मुश्किल हालात से निपटने में इसकी काबिलियत परखी जाएगी। महीनों तक तेज लहरों से इसका सामना होगा। इस दौरान युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी ताकत मापी जाएगी। हर पैमाने पर खुद को सबसे ताकतवर योद्धा साबित करने के बाद ये युद्धपोत नौसेना में शामिल हो जाएगा। हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर ब्रह्मोस, बराक और एंटी सबमरीन गन्स और मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जिससे दुश्मन के दांत खट्टे करने में भारतीय नौसेना को आसानी होगी। जल्द ही इन दोनों युद्धपोतों को समुद्र में उतार दिया जाएगा। 1 साल तक इनका सी ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में इनको शामिल कर लिया जाएगा। नेवी ने इस युद्धपोत का नाम गुजरात की कमर्शियल राजधानी सूरत के नाम पर रखा है। युद्धपोतों के निर्माण में सूरत का समृद्ध इतिहास रहा है। 16वीं और 18वीं सदी में यहाँ बने जहाज करीब 100 साल तक समंदर की लहरों पर सैर करते थे। इसी गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए नेवी ने नए युद्धपोत का नाम सूरत रखा है। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए सुरक्षा घेरा तैयार करती है। अब 2 नए युद्धपोतों की मदद से नौसेना ने सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दोनों युद्धपोतों के लॉन्च पर और जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता पारस दामा का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पारस, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो युद्धपोत नौसेना में शामिल हो गए हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बातें हैं इनकी जो नौसेना को और सशक्त करेंगी? जी बिल्कुल, जिस क्षण का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था वो क्षण आ चुका है। कुछ ही समय पहले रक्षा मंत्री ने
INS उदयगिरी और INS सूरत को लॉन्च किया है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे इसकी। सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों वॉरशिप इसके लिए होती हैं कि जिस हिसाब से इनको बनाया गया है, हर कंडीशन में ये लड़ने के लिए सक्षम है। इन दोनों वॉरशिप में ऐसे हथियार लगे हैं जो दुश्मन के दांत करने में बेहद ही सक्षम है और में बनी है। 75% से ज्यादा चीजें जो इसके अंदर फिट की गई है, INS उदयगिरी हो या INS सूरत हो, उनको भारत में बनाया गया है। भारत के मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। वहीं सबसे अलग बात इन दोनों युद्धपोत की है कि दोनों को अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है। जो पूरा एक वॉरशिप है उनको 2 हिस्सों और भी अच्छे तरीके से प्रशिक्षण होंगे जिसमें वो कामयाब हो सके और स्ट्रॉन्ग है वो बन सके। इस हिसाब से इस दोनों वॉरशिप को बनाया गया है और कुछ देर पहले इसको लॉन्च कर दिया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। अब 1 साल के सी प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, समुद्री प्रशिक्षण पे जाएंगे, जहां अलग अलग तरीके से इनका टेस्ट होगा, हथियारों का टेस्ट होगा। इन दोनों वॉरशिप को अलग अलग कंडीशन में डाला जाएगा, अलग अलग तरीके के जंग के लिए इनको तैयार किया जाएगा। इस तरीके से ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है भारतीय नौसेना के बेड़े में इनको शामिल कर लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इन दोनों वॉरशिप की है कि इनको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया बहुत महत्वपूर्ण होती है आजकल की दुनिया में, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके से राडार है और दूसरे जो एनिमी होता है उनको पकड़ने के लिए आसानी होती है। बट जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी भी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस परत से उसको बनाया जाता है, जिस स्टेल्थ से उसको बनाया जाता है। जी 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 पारस बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर से लौटेंगे और जानकारी लेने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि INS उदयगिरी फ्रिगेट कैटेगरी का युद्धपोत है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से इस युद्धपोत को भी दुश्मन पहचान नहीं पाता और ये बड़ी खामोशी से दुश्मन के इलाके में जाकर उसे नेस्त नाबूद कर देता है। जब इस युद्धपोत की भनक दुश्मन को लगती है तब तक वो तबाह हो चुका होता है। जानिए इसके बारे में और। इंडियन नेवी की ताकत का एक ट्रेलर दुश्मनों के लिए अल्टीमेटम है कि संभल जाओ वरना अंजाम बेहद खौफनाक होगा। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक किसी की गुस्ताखी नहीं चलने वाली। अगर किसी ने हिमाकत की कोशिश की तो समंदर में ही उसकी समाधि बना दी जाएगी, क्योंकि अब इंडियन नेवी का एक नया सूरमा रेडी हो चुका है जो दुश्मनों के लिए काल की तरह है। नाम है INS उदयगिरी। मेक इन इंडिया का ऐसा महारथी जिसकी ताकत के सामने बड़े से बड़ा सूरमा सरेंडर कर देगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत उदयगिरी का निर्माण किया गया है। फ्रंटलाइन वॉरशिप का ये योद्धा स्टेल्थ तकनीक से लैस है। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता और आसानी से दुश्मन की साजिशों के परखच्चे उड़ा सकता है। उदयगिरी फ्रिगेट अपनी तेज रफ्तार से दुश्मनों को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। आज भारत के लिए और भारतीय नौसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जहां पर 2 मॉडर्न वॉरशिप जो हैं इंक्लूड की जाएगी इंडियन नेवी में। हम वहीं हैं जहां पर आज इसको लॉन्च किया जाएगा। मुंबई का मजगांव डॉक्स INS उदयगिरी आप देख सकते हैं। INS उदयगिरी और INS सूरत को आज लॉन्च करना है और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगी भारतीय नेवी का, क्योंकि जिस तरीके से मॉडर्न हथियार इन दोनों वॉरशिप में युद्धपोतों में फिट किए गए हैं वो दुश्मन को निस्तनाबूद करने के लिए काफी है। उदयगिरी की स्पीड 28 नॉट्स यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 7400 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। साथ ही एडवांस वेपन और मॉडर्न सेंसर से लैस है। उदयगिरी शिवालिक क्लास का मल्टी रोल फ्रिगेट है। बताया जाता है कि शिवालिक क्लास फ्रिगेट में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने की क्षमता है। आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के नाम से जाने जाने वाला INS उदयगिरी नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का तीसरा युद्धपोत है। नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत देश में ही 7 फ्रिगेट तैयार किए जाने हैं। हिंद महासागर में चीन और अरब सागर में पाकिस्तान की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। देश में ही ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन की किसी भी चुनौती को चुटकियों में खाक में मिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, आज भारत और भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास दिन है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट MS पवार जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज़ टुडे पर आपका। तो मैं सर जो चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ वो ये कि युद्धपोत सूरत और उदयगिरी के नेवी में शामिल होने से नेवी की ताकत कितनी और बढ़ जाएगी, कितना इजाफा इसमें आप देख रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं और आपके सभी भारतवासी और इंटरनेशनल ऑडियंस को बता दूं कि आज भारत और भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये सुवर्णमय दिन है आत्मनिर्भर भारत के लिए, और पहली बार देश के शिप बिल्डिंग इतिहास में हो रहा है कि 2 शिप्स, बहुत ही ताकतवर अव्वल दर्जे के शिप्स एक साथ लॉन्च की जा रही है। जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ताकतवर शिप्स है और नेवी की ताकत बढ़ा देंगी जी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हिंद महासागर में बनने वाली सबसे ताकतवर जहाज ये 2 शिप्स है। इससे ज़्यादा ताकतवर कोई हिंद महासागर का देश शिप्स नहीं बनाता है जी। और जिस तरीके से ये शिप्स बनाई गई है, इसमें 75% इंडिजिनस कंटेंट है, जो कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। और हमारे प्रतिस्पर्धी ही नहीं, लेकिन दुनिया के बाकी देश जो नौसेना से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इस डेवलपमेंट को बारीक नज़र से देखेंगे कि इंडियन नेवी में ये जहाज कैसे शामिल होते हैं और हमारी ताकत कैसे बढ़ाते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो दुश्मन की नज़रों से बचने के लिए ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित होती है? आपने बार बार जिक्र किया रडार सिग्नेचर्स का, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है। रडार की लहरों से बचने के लिए तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ही वो, लेकिन वो शिप का अपर पार्ट है, ऊपरी हिस्सा है। आप जानते हैं कि रडार की किरणें पानी के अंदर नहीं घुसती है, और पानी में जो स्टेल्थ होता है वो शिप से जो आवाज़ निकलती है, चाहे वो प्रोपेलर की हो, चाहे वो शिप के अंदर लगी हुई मशीनरी हो, उससे जो आवाज़ प्रोपिगेट होता है दूर दूर तक समुद्र में जाता है, और दुश्मन की पनडुब्बियाँ इसको सुनकर पहचान लेती है कि कोई युद्धपोत जा रही है। और स्टेल्थ, अंडर वाटर स्टेल्थ के लिए भी इसमें काफ़ी मेजर्स इंस्टीट्यूट किए गए हैं। जैसे कि जो भी मशीनरी है वो क्रेडल के ऊपर, जैसे कि पालना होता है बच्चों को झूलने के लिए, ऐसे ही मशीनरी क्रेडल के ऊपर इंस्टॉल की जाती है ताकि उसका कांटेक्ट शिप के बॉडी से न हो और उससे साउंड वेव्स पानी में न जाए जी। उसी तरह इंफ्रारेड सिग्नेचर, जो दुश्मन के मिसाइल्स आते हैं, वो इंफ्रारेड को या हीट वेव्स को देखकर होम करते हैं मतलब डाइव करते हैं टारगेट के ऊपर। और इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी कम करने के लिए इसमें मेजर्स इंस्टीट्यूट किए गए हैं। और पेंट और शिप का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से चुना गया है कि आंखों से देखने के लिए भी नज़दीक आने के बाद ही ये शिप दिख जाते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी, जी सर थोड़ा वक्त का तकाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका और बताने के लिए कि इतना खास है आज का दिन भारतीय नौसेना के लिए। और चलिए अब बात करते हैं, आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड और दिखाते हैं ITBP के जवानों की योग साधना। जी हाँ, ये कोई आम योग साधना तो बिल्कुल नहीं, बल्कि बर्फीली पहाड़ियों पर जमा देने वाली हवा के बीच में योग साधना है। जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। दरअसल पूरे देश में योग दिवस की तैयारियां भी चल रही हैं और जवानों की ये योग साधना योग दिवस की तैयारियों का ही एक हिस्सा है। ये योग दिवस से पहले हिमवीरों के हाई जोश और हाई योग की तस्वीरें हैं। बर्फ और हवा के बीच 15,000 फीट की ऊंचाई पर देश के जवान योग कर रहे हैं। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाले अप्रतिम योग की तस्वीरें रोमांचित करती हैं, अचंभित करती हैं और देश की सेवा में जुटे इन जाबाजों के देश प्रेम को योग के साथ अंगीकार करती हैं।
21 जून यानी योग दिवस की तैयारियां तेज हैं। उत्तराखंड में हिमालय की बर्फ से ढकी इन हसीन वादियों में आईटीबीपी के जवान योग अभ्यास कर रहे हैं। अलग अलग योगासन से योग दिवस के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इनकी तैयारी बता रही है कि ये लोग योग दिवस के लिए कमर कस चुके हैं। पिछले साल आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया था, तो इस बार ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है उन तमाम वीडियोस का जो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एक लड़की मूविंग बोर्ड पर रोल कर अपना हुनर दिखा रही है, जहां गजब का बैलेंस सिखा। लड़की के सर पर एक बाउल पहले से रखा था। लड़की ने रोल करते हुए 3 बॉल्स को हवा में उछाल दिया और फिर क्या था, तीनों बॉल्स एक एक करके पहले वाले बोल में सेट हो गए। अब इस बच्चे का क्यूट सा अंदाज देखिए, किसी के चेहरे पर स्माइल ला देगा। इस बच्चे को स्ट्रॉबेरी खाने का मन किया, फिर क्या था, ये बच्ची सीधे खेत में पहुंच गई और वहां स्ट्रॉबेरी को बिना तोड़े ही खाने लग गई। बच्चे के स्ट्रॉबेरी खाने का अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस डॉग की स्केटिंग देखकर कोई भी दंग हो जाएगा। ये डॉग इस तरह स्केटिंग कर रहा है मानो कोई मंझा हुआ खिलाड़ी हो। डॉग स्केटबोर्ड पे लुत्फ उठाने के लिए कभी इधर जाता है तो कभी उधर। स्केटबोर्ड पर जिस कॉन्फिडेंस से चढ़कर ये डॉग घूमता रहा वो काबिले तारीफ है। सोशल मीडिया में डॉग के स्केटिंग का ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये पैरट देखिए, ये जरा हटके है, इसके दिमाग की दाद देनी होगी। तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए कैसे ये तोता अपनी समझदारी का परिचय दे रहा है। कहाँ कूड़ा रखना है वो इसे पता है, कहाँ पैसे रखने हैं वो भी ये जानता है। लोहे का छल्ला भी इसने सही जगह रखा। ये तोता सिर्फ नक्ल में ही नहीं बल्कि अक्ल में भी नंबर 1 पड़ता है। तो तोते का ये हुनर देखकर हर कोई दंग है। नूडल्स खाने वाले लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं। इसे लजीज बनाने देखिए, पढ़ाई के साथ मुस्कान की पाठशाला भी सजी है। एक एक बच्चा आगे बढ़ता है और मुस्कुराहट लिए लौट जाता है। कोई अपनी हंसी को छुपा रहा है तो कोई सिर पकड़कर हंस रहा है। किसी की हंसी थम नहीं रही तो कोई ठहाके लगाने लगा। दरअसल एक स्कूल में टीचर ने बच्चों के लिए एक नया तोहफा रखा था। ये तोहफा एक मिरर की शक्ल में था। बच्चे जाते, अपनी शक्ल देखकर खुश हो जाते। बच्चों की इस खुशी को क्लास टीचर मोबाइल कैमरा में कैप्चर करते देखे गए। तो ये थी अब तक की वायरल खबरें। अब बात एक ऐसे पुलिस स्टेशन की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल में, जहां ब्रिटिश काल के एक पुराने पुलिस स्टेशन को नया रूप दिया गया है और पुलिस स्टेशन बन गया है राज्य का पहला पुलिस म्यूजियम। मध्य प्रदेश के बैतूल में मौजूद ये म्यूजियम कोई आम म्यूजियम नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम है। दरअसल बैतूल जिले की स्थापना को 200 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर इस खास म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। बैतूल का ये म्यूजियम यूं ही खास नहीं है, बल्कि इसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है और उसकी झलक इस म्यूजियम में साफ देखी जा सकती है। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के वक्त ये म्यूजियम एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था, जिसे आजादी की लड़ाई के दौरान शहीद स्वतंत्रता सेनानी विष्णु सिंह गोंड ने आग के हवाले कर दिया था। विष्णु सिंह जी ने जिन्होंने घोड़ाडोंगरी में डिपो जलाया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, और रानीपुर थाने में जो आक्रमण किया था क्रांतिकारियों के दल ने, उसका पूरा नेतृत्व जो है विष्णु सिंह उइके ने किया था। और यहाँ की VCNB में पुलिस के पुराने रिकॉर्ड में एक अपराधी के रूप में उनका नाम जो है दर्ज है। उसमें उनके खिलाफ जो है शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने और लूट का मुकदमा कायम है इसी थाने में, और वो पुराने अभिलेख दर्ज हैं। उसको भी मैंने पुस्तक में स्थान दिया और यहाँ भी लेमिनेशन करा के और यहाँ पर उसको लगाया गया।
काफी साल से ये पुलिस स्टेशन खंडहर में तब्दील हो गया था, लेकिन अब इसे एक पुलिस म्यूजियम में बदल दिया गया है और लगभग 100 साल पुराना इतिहास एक बार फिर जीवित हो गया है। म्यूजियम उसकी परछाई है। ये सौभाग्य है बैतूल जिले का कि प्रदेश की ये पहला संग्रहालय है जहाँ पे शहीदों के जितने भी अवशेष हैं उनके द्वारा छोड़े हुए उनकी जो पावन स्मृतियाँ हैं उनको सबको संरक्षित यहाँ पर किया गया है और आने वाली पीढ़ियाँ उससे मार्गदर्शन उनको प्राप्त होगा। और ये रानीपुर और ये क्षेत्र जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मभूमि रही हैं और उनके सबके जो स्मृतियाँ हैं यहाँ पे संरक्षित की गई हैं। म्यूजियम में उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से लेकर वो कुल्हाड़ी भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। इतना ही नहीं, म्यूजियम में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें ब्रिटिश काल के पुलिस दस्तावेज भी शामिल हैं। इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी उनके पूरे हम लोगों ने फोटोग्राफ्स और जीवनियाँ रखी हैं और इसके साथ ही साथ जो पुलिस में उपयोग में आने वाली जो सामग्री थी, एम्युनिशन थे, आर्म्स थे और जो छोटी मोटी चीज़ें थाने में उपलब्ध रहती हैं उनका भी डिस्प्ले किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में बैतूल का बड़ा योगदान रहा है। उस वक्त के कई निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं में से एक की ब्रिटिश काल का पुलिस स्टेशन है जो अब एक म्यूजियम की शक्ल ले चुका है। राजेश भाटिया, बैतूल, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि की कर लेते हैं। अपने 169 साल के इतिहास में भारतीय रेलवे ने कई अहम पड़ाव हासिल किए हैं। भाप के इंजन से लेकर अब बुलेट ट्रेन के सफ़र की तैयारी हो रही है। रेलवे के इतिहास में आज एक और ख़ास दिन भी जुड़ गया है। तो देश की प्रीमियम यात्री ट्रेन मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने अपने संचालन के 50 बरस पूरे कर लिए हैं। 50 साल पहले यानी 17 मई 1972 को इस ट्रेन ने तत्कालीन बॉम्बे सेंट्रल से राष्ट्रीय राजधानी के लिए अपनी उद्घाटन यात्रा शुरू की थी। वैसे भारत की पहली पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली। उसके ठीक 3 साल बाद ये सेवा शुरू हुई। इससे पहले मुंबई से दिल्ली के लिए फ्रंटियर मेल और पश्चिम एक्सप्रेस जैसी दूसरी ट्रेनें थीं। राजधानी एक्सप्रेस ने भारतीय रेल ट्रैक पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए पिछले 50 सालों में अपने इंजन, कोच और सेवाओं को लगातार अपग्रेड किया। कभी 19 घंटे और 5 मिनट से अधिक की यात्रा के रूप में शुरू हुआ सफ़र मुंबई से दिल्ली के बीच में अब 15 घंटे और 50 मिनट तक सिमट गया है। आगे यात्रा के वक्त को और भी कम करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। दिल्ली मुंबई राजधानी के 50 साल पूरे हो गए हैं। पूरे देश की बात करें तो इस समय 25 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें रेल पटरियों पर दौड़ रही हैं और इस स्वर्णिम सफ़र की आज सेलिब्रेशन की जा रही है क्योंकि 17 मई को ही इसे लॉन्च किया गया था। और चलिए बात कर लेते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, जिसका आगाज़ फ्रांस में हो चुका है। इस फेमस फिल्म फेस्टिवल में कई बॉलीवुड सेलेब्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। इस बार दीपिका पादुकोण को जूरी का हिस्सा बनाया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में हर साल कई देशों की अलग अलग फिल्मों को दिखाया जाता है और इस बार आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को कांस 2022 में दिखाया जाने वाला है। ये फिल्म वैज्ञानिक नाम्बी की जिंदगी पर आधारित है। निखिल महाजन की बनाई मराठी फिल्म गोदावरी भी कांस 2022 में दिखाई जाने वाली है। इसके अलावा डायरेक्टर शंकर श्री कुमार की बनाई हुई फिल्म अल्फा बीटा गामा भी इस बार कांस में अपना जलवा बिखेरेगी। जिन भारतीय फिल्मों को कांस में दिखाया जाने वाला है उनमें ट्री फुल ऑफ पैरेट्स और काया पलट भी शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी और उससे पहले चलिए आपको दिखा देते हैं आज का विचार। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो स्वयं पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता है। तो उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। बिल्कुल मिल गई होंगी। इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात कल होगी। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।